नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आज गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने डेयरी प्लांट की सौगात दी है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में तेजी से विकास हो रहा है। वहीं अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का नया ज्ञान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। कारोबारी का अपहरण और फिरौती के मामले में आज प्रयागराज में डॉन बबलू श्रीवास्तव की पेशी हुई। कैसे डरा हुआ था डॉन, ये भी आपको दिखाएंगे। और आगरा में सत्संग सभा को कैसे मिली राहत, ये खबर भी इस बुलेटिन में होगी। कानपुर में बेनामी संपत्ति पर इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा है, तो निठारी कांड में पंढेर और कोहली को किस कोर्ट से राहत मिली है, ये सभी खबरें होंगी इस बुलेटिन में। इसके अलावा कुछ और भी खबरें होंगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत शाम 7 बजे की बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा में लगे डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया और इस प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन होगा। इस दौरान सीएम योगी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद हालात बदल गए हैं। यूपी विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी के बारे में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यहां पर निवेश नहीं होता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में निवेशकों की लाइन लगी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। यूपी में बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंचाई जा रही हैं। इन सभी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। स्थितियां कठिन थी, कानून व्यवस्था की हालत बदतर थी, दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी और उन स्थितियों में कोई भी निवेशक प्रदेश में निवेश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि जिन उद्यमियों ने पहले से अपना निवेश किया था, जब यही सुरक्षित नहीं थे तो नया निवेश कहां से आता। जो थे वही प्लान कर रहे थे। लेकिन आज पिछले 6 वर्ष के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति ने व्यवसाय की सुगमता के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म चाहिए थे, उन सबको करने के उपरांत आज जब सरकार ने निवेश का सरलीकरण करने का प्रयास किया, आज उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला के भव्य मंदिर के साथ परकोटा निर्माण की तस्वीरें भी सामने आई। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेजी से चल रही है। जनवरी मध्य में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा और इसी दौरान प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी की तारीख है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लगभग 10 दिनों का एक कार्यक्रम होगा। 16 जनवरी को अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। 24 जनवरी तक यह अनुष्ठान चलेगा और फिर 26 जनवरी से आम लोगों के लिए मंदिर खुल जाएगा। इधर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को नाटक बताया है। स्वामी प्रसाद का कहना है कि जनवरी महीने में एक नाटक शुरू होगा। भगवान राम को नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। सभी को इस नाटक की जानकारी होगी। तो इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज फिर राम में आस्था रखने वालों की भावनाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है। एक नाटक शुरू होने वाला है जनवरी में। हमारे पत्रकारों को तो बाद में पता लगेगा वो नाटक क्या है, लेकिन उसका खुलासा मैं आज कर दे रहा हूं। वो नाटक क्या है? नए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का। तो इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता बार बार हमला कर रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, राम में आस्था रखने वालों को। और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजूदास भड़क उठे। राजूदास ने किस तरह से पलटवार किया है आपको सुनाते हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को धोखा कहना, मुझको लगता है कि वह व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है और अविलंब स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, क्योंकि
जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देना चाहिए या तो फिर उसको कांजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। दुखद है। तो बयान ही कुछ ऐसे हैं कि उस पर इस तरह की प्रतिक्रियाएं अब आने लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने देश के बंटवारे को लेकर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना नहीं बल्कि हिंदू महासभा की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को राष्ट्र विरोधी बताया। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश के दुश्मन हैं। बहुत पहले हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू महासभा ने किया था, हिंदू महासभा ने किया था, जिसके राष्ट्रीय सावरकर भी रहे, वीर सावरकर भी रहे, उन्होंने किया था। तो भारत और पाकिस्तान बढ़ गया। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा, भारत पाकिस्तान इसलिए बटा था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के द्वि राष्ट्र की मांग किया था और द्वि राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। बीते कल कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही थी। उनका भी कहना था कि वीर सावरकर के दत्तक पुत्र जिन्ना और दोनों ने मिलकर ही देश का बंटवारा किया। इधर कन्नौज पहुंचे एसपी नेता और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से किनारा कर लिया। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एसपी का बयान नहीं है। मैंने एक बयान दिया था कि जिन्ना की वजह से नहीं बल्कि हिंदू महासभा की वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, वो जो भी बयान देते हैं अपना व्यक्तिगत बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं होता। हम कई बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। देवरिया कांड से जुड़ी बड़ी खबर। पीड़ित दुबे परिवार से मिलने पहुंचे थे अखिलेश यादव, लेकिन देवेश दुबे ने मिलने से इनकार कर दिया। देवेश दुबे इस वक्त देवरिया में नहीं है, अपने गांव में नहीं है, और आज जब अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे थे तब भी देवेश गांव नहीं आया। देवेश ने इससे पहले भी कहा था कि वो अखिलेश यादव से नहीं मिलना चाहता है, क्योंकि अखिलेश यादव के शासन के दौरान ही 2014 में उसकी जमीन गलत तरीके से यादव परिवार की ओर से अपने नाम करवा लिया गया था और परेशान भी किया जा रहा था उसके परिवार को। पुलिस ने भी यादव परिवार का ही साथ दिया था और जिसकी वजह से वो अखिलेश यादव से मिलना नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव आज जब पहुंचे देवरिया तो उन्होंने दुबे परिवार के उन सभी 5 लोगों की तस्वीरों पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी जिनकी हत्या हुई जमीन के विवाद में, और उसके बाद अखिलेश यादव उस जगह पर भी गए जहां पर वारदात हुई थी। तो मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंदबुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था। और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं। और इसी बीच इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तहसीलदार के ध्वस्तीकरण वाले आदेश पर रोक लगाई। तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। 200 वर्ग गज में बने घर को गिराए जाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। मृतक परिवार के सदस्य रामभवन यादव की याचिका पर कोर्ट ने अर्जेंसी पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को तहसीलदार के आदेश के खिलाफ 2 हफ्ते में डीएम के यहां अपील दाखिल करने को कहा। देवरिया के डीएम को 3 महीने में अर्जी पर उचित फैसला लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने तब तक के लिए घर गिराए जाने पर रोक लगा दी है जब तक कि ये सभी मसले सुलझ नहीं जाते। आपको बता दें, प्रेमचंद यादव का घर जब 2 बार इसकी पैमाइश हुई तो घर का एक हिस्सा वन विभाग की जमीन पर, खलिहान की जमीन पर मिला, जिसकी वजह से 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया था। लेकिन प्रेमचंद यादव के परिवार के लोगों ने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो आत्मदाह कर लेंगे, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मृतक प्रेमचंद यादव
इनकी हत्या ही 2 अक्टूबर को सबसे पहले हुई थी और इनकी डेड बॉडी देखने के बाद ही यादव परिवार और उनके समर्थकों की ओर से सत्य प्रकाश दुबे के परिवार पर हमला किया गया था। 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और प्रेमचंद यादव का मकान सरकारी जमीन पर, वन विभाग की जमीन पर होने की बात सामने आई थी और यहां पर बुलडोजर चलने की बात भी सामने आई थी। लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। और इधर अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव से जुड़ी खबर, कौशाम्बी जिला जेल से पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच आज डॉन बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज जिला कोर्ट में पेश किया। 8 साल पहले सराफा कारोबारी पंकज महेंद्र की किडनैपिंग हुई थी। इसी मामले में गैंगस्टर स्पेशल जज विकास कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में पेशी हुई। गैंगस्टर की कोर्ट द्वारा सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया। मामले की अगली सुनवाई को लेकर अभी तक कोई तारीख नहीं आई है। 5 सितंबर 2015 को कारोबारी पंकज महेंद्र की किडनैपिंग हुई थी। 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। कोतवाली प्रयागराज में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। पेशी के बाद कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली जेल ले जाया गया बबलू श्रीवास्तव को, जहां पर वो काफी दिनों से बंद है। पुलिस ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर बबलू श्रीवास्तव को कोर्ट में पेश किया था और बताया ये जा रहा कि जिस वक्त कोर्ट में पेशी हुई थी उस वक्त बबलू श्रीवास्तव काफी डरा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ दिख रहा था, वो पसीने पसीने था। $10 करोड़ की फिरौती और अपहरण के मामले में 5 लोगों के बयान अब तक दर्ज हो चुके हैं। 5वां शख्स डॉन बबलू श्रीवास्तव है जो कि बरेली जेल में बंद है। इसी मामले में लंबे वक्त से डॉन बबलू श्रीवास्तव डॉन दाऊद इब्राहिम का कभी करीबी माना जाता था। वाली के मामले में पंकज महेंद्र से 10 करोड़ फिरौती के मामले में आज अभियुक्त बबलू श्रीवास्तव उर्फ ओम प्रकाश बरेली जेल से पुलिस सुरक्षा में माननीय न्यायालय एडीजे सेकंड गैंगस्टर जज श्री विकास कुमार श्रीवास्तव के सामने प्रस्तुत किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा उसका अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया गया और अब तक 5 अभियुक्त गण के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभी अन्य सह अभियुक्तों का अंतर्गत धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है। फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने बीएसपी नेता अनुपम दुबे के होटल श्री गुरु शरणम को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने नगरपालिका कर्मचारियों की मदद से होटल के सबसे ऊपरी हिस्से को गिराने की प्रक्रिया शुरू की। होटल के नीचे के हिस्से में जेसीबी मशीन से तोड़ा गया। बीएसपी नेता इस वक्त आगरा जेल में बंद है। होटल पर कार्रवाई के दौरान फर्रुखाबाद समेत कन्नौज, कानपुर, देहात, इटावा और अया से आई पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। अनुपम दुबे पर 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर आज फर्रुखाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कार्रवाई की है। फर्रुखाबाद में बीएसपी नेता के खिलाफ तकरीबन 4 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इसको लेकर गैंगस्टर की भी कार्रवाई आज जो है उनका एक होटल है जो कि गुरुशरणम, जिसके यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको दिखा दूं, मैं इस जगह पर हूँ क्योंकि आसपास के इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर रखा है। पुलिस ने पूरे 500 मीटर के इलाके को पुलिस ने बंद कर दिया है पूरी तरह से। यहाँ आसपास में परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ा आलीशान होटल था। इस होटल को गिराने की कार्रवाई आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू कर दी है। अंदर जेसीबी मशीन चल रही है। आपको बताएं कुछ लेबर आपको दिख रहे होंगे, बहुत छत पर जो है लेबर जो है ऊपर। उधर फतेहपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मकानों पर बुलडोजर चला। फतेहपुर प्रशासन ने आज बुलडोजर चलाकर 27 अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। साथ ही प्रशासन ने 12 बीघा जमीन खाली करवाई है। कोर्ट के आदेश पर राजस्व टीम और पुलिस ने सदर तहसील के गाजीपुर कस्बे में कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि जिन लोगों पर एक्शन हुआ है उन्हें पहले कब्जा हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। आज प्रशासन ने कार्रवाई की जब नोटिस पर एक्शन नहीं लिया गया कब्जादारों की ओर से। इधर मथुरा के कोसीकला थाना क्षेत्र के बठेन कला में मां और बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक ओमवती का शव दुपट्टे से खूंटी पर लटका मिला। बेटे विष्णु के सिर पर गहरी चोट मिली है।
घर के फर्श पर खून बिखरा हुआ था। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं मामले की जांच कर रही है। पता चला कि वहां पर रात में माँ बेटी ही अकेले घर में थे, तो युवती के द्वारा जो है अपने बेटे को एक डंडे से मार करके उसकी मृत्यु कारित की गई तथा स्वयं भी फांसी से लटक गई। इसके संबंध में तत्काल ही फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया था तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर प्रयागराज से। आगरा में सत्संग भवन ध्वस्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा प्रशासन की कार्रवाई को गलत माना। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन सरकारी नहीं बल्कि सत्संग सभा की है। साथ ही अदालत ने सत्संगियों पर पुलिस के एक्शन को भी गलत बताया। हाईकोर्ट ने यह आदेश ओरिजिनल रिकॉर्ड्स देखने के बाद दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी की संपत्ति पर कब्जे का हक नहीं है। कुछ दिन पहले आगरा प्रशासन और सत्संगी आमने सामने आ गए थे। इसे लेकर खूब हंगामा भी देखने को मिला था। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपों को लेकर आज बृजभूषण शरण सिंह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे होगी। बृजभूषण के वकील ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को केंद्र सरकार ने भेजी थी। साथ ही बृजभूषण के वकील ने यह भी बताया कि ओवरसाइट कमेटी की रिपोर्ट चार्जशीट का हिस्सा है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि पहले कोई आरोप नहीं लगाया, बाद में इस तरह के आरोप आए जो राजनीतिक लग रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग पटाखों का अवैध स्टॉक जमा कर रहे हैं। मेरठ में छापेमारी में 15 लाख के पटाखे बरामद हुए। दौराला थाना क्षेत्र का ये मामला। छापेमारी के दौरान कई ट्रक पटाखे बरामद हुए हैं। खेतों के बीच गोदाम में पटाखे स्टोर कर रखे गए थे। इस बार पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक है। सभी पुलिस क्षेत्राधिकारी, सीओ और एसडीएम को निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में इंश्योर करें कि कोई भी पटाखे जो नहीं अलाउड हैं वो उनकी बिक्री या उनका स्टॉक कोई नहीं करेगा, और कोई भी इलीगल कुछ भी बारूद या कुछ भी ऐसी चीजें घर में नहीं रखेगा जिससे दुर्घटना हो सकती है। तो ये लगातार सघन अभियान चल रहा है और कोशिश यही है कि पूरी दिवाली और दशहरा एक तरीके के इंसिडेंट फ्री तरीके से मनाएं। इधर कानपुर में बेनामी संपत्तियों के खिलाफ आईटी का एक्शन जारी है। इनकम टैक्स ने 2 मामलों में करीब 10 करोड़ की बेनामी संपत्ति कुर्क की। रईसों ने काली कमाई को खपाने के लिए अपने ड्राइवर और नौकर के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीद रखी थी। कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले अधिवक्ता अभिषेक शुक्ला ने अपने 2 नौकरों के नाम का इस्तेमाल कर पूरा खेल किया। मुनादी के साथ ही पूरी अवैध संपत्ति कुर्क की गई। बताया जा रहा कि आने वाले वक्त में कानपुर में कई बड़े लोगों पर इनकम टैक्स की इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आयकर विभाग की बेनामी विंग ने जहां एक और पिछले 2 दिनों से ताबड़तोड़ छापेमारी की, तो वहीं कई चौंकाने वाले मामले भी सामने। अगर बात की जाए सूत्रों की, तो 6 महीने तक लगातार जांच की गई, जिसका परिणाम ये निकला कि बिठूर और कल्याणपुर में जब टीम पहुंची तो टीम के भी होश फाख्ता हो गए। कर्मचारी और अपने ड्राइवर और नौकर के नाम से अलग अलग 11 जमीनें ली थी, जिनकी कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। और इन सब के अलावा 4 लोगों पे अब एक जांच का दायरा बढ़ा है। अब जब ये जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा वास्तविकता का। मगर इन सब के बीच डुगडुगी बचाकर और भारी सुरक्षा के बीच यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा कीमत की इस जमीन को जब्त किया गया है। अगर सूत्रों की माने तो 25 अभी ऐसे लोग और भी इनकम टैक्स के आयकर विभाग की बेनामी विंग के रडार पर हैं। अब देखना यह होगा उनके खिलाफ कार्रवाई कब और कैसे होती। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। इधर प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला। 35 बीघा में कार्रवाई की गई और यहां पर अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। कमलेश कुमार त्रिपाठी, आरके साहू, तफवीज अहमद और संजय कुमार सिंह ने कोई लाहा में अवैध प्लॉटिंग की थी, जिस पर आज एक्शन हुआ।
उधर आगरा में एक लड़की ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले युवती अपने घर में नहा रही थी और तभी पड़ोस के रहने वाले 2 लड़कों ने उसका वीडियो बनाया था। वीडियो के आधार पर लड़के उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। रेप की भी कोशिश की गई। लड़कों का नाम विष्णु और अभिषेक बताया जा रहा है। लड़की के पिता ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश चल रही है। खेरागढ़ थाने का ये मामला है। लड़की नहा रही थी जी, लड़की नहा रही थी। यूँ कर रही है। कब नहा रही थी? कल नहा रही कल। अच्छा, फिर क्या हुआ? आके मोड़े ने पकड़ रही है नहाती। अच्छा, कहाँ के लड़के थे? पड़ोस के। थाना खैरागढ़ ग्राम बरबर का एक प्रकरण सामने आया है, जिसमें एक लड़की ने सुसाइड किया है। घर वालों ने बताया कि पड़ोस के 2 लड़के विष्णु और अभिषेक, विष्णु जो कि लड़की का चचेरा भाई है, लड़की को परेशान कर रहे थे, जिससे आहत होकर लड़की ने सुसाइड किया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और एक अकेले की गिरफ्तारी कर ली है। दूसरे की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई। जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली है। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।